दोस्तों इकोनॉमिक टाइम्स का एक बहुत अच्छा आर्टिकल छपा है और ये आर्टिकल पूरा गोल्ड न्यूज के इर्द गिर्द है। यानी जब मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज भी वही सेम न्यूज है कि जी गोल्ड जो है अपने ऑल टाइम हाई प्राइस पे पहुंच चुका है। आज इंडिया में अगर कोई 10 ग्राम गोल्ड खरीदना चाहता है 24 कैरेट का, तो आज का जो प्राइस है ना वो 1,24,500 कुछ रुपए के आसपास है। यानी ये ऑलमोस्ट 1,25,000 के आसपास पहुंच गया। यानी आप कह सकते हो कि हर रोज एक ही न्यूज छप रही है कि जी गोल्ड आज फिर अपने ऑल टाइम हाई प्राइस पे पहुंच गया। अब ये आर्टिकल क्या कह रहा है? ये आर्टिकल कह रहा है कि अब जब गोल्ड ऑलमोस्ट 1,25,000 रुपए के आसपास पहुंच चुका है 10 ग्राम का जो रेट है, तो क्या आज मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकता हूं या फिर मैं लेट हो चुका हूं? अच्छा, दूसरी चीज, ये आर्टिकल सब कुछ बता रहा है कि गोल्ड प्राइसेस बढ़ क्यों रहे हैं, भविष्य में गोल्ड प्राइसेस बढ़ने के अनुमान है या घटने के अनुमान है। अच्छा, एक चीज और है, आर्टिकल में यह चीज भी समझाई गई है कि जो यूएसए का सेंट्रल बैंक है, जिसे हम यूएस का फेडरल रिजर्व बोलते हैं, वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को घटा रहा है। और इंटरेस्ट रेट्स जब वो घटा रहा है, इस वजह से गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अच्छा, आर्टिकल के अंदर जो ऑथर है, ठीक है, वो ये भी कह रहा है कि भविष्य में ये भी अनुमान लगाए जा रहे हैं, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं दुनिया भर के, वो ये भी कह रहे हैं कि यूएसए का जो फेडरल रिजर्व है वो भविष्य में अपने इंटरेस्ट रेट्स को और कम करेगा, क्योंकि यूएस की इकोनॉमी अभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, वहां पे अभी भी मंदी है। और वहां पे इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो यूएसए का फेडरल रिजर्व है, जो उसका सेंट्रल बैंक है, भविष्य में वो इंटरेस्ट रेट्स को और भी कम करेगा। और अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हुए तो फिर तो यह कहा जा सकता है कि भविष्य में गोल्ड प्राइसेस और भी बढ़ेंगे। तो अब हमें क्या करना चाहिए? यानी एक बहुत लेमन लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा, ये बिल्कुल टेक्निकल भाषा में नहीं समझाऊंगा, आसान और सरल भाषा में समझाऊंगा कि गोल्ड प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, भविष्य में गोल्ड प्राइसेस में क्या अनुमान है। देखो, भविष्य किसी को भी नहीं पता, जैसा जैसा आर्टिकल में लिखा है वो सब कुछ आपको लेमन लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा। और तीसरी चीज हम ये भी देखेंगे कि अगर कोई गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है तो फिर उसके पास क्या क्या तरीके हैं। जैसे फिजिकल गोल्ड एक हो गया, एक डिजिटल गोल्ड हो गया, एक गोल्ड ईटीएफ हो गए, सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स हो गए, तो इनमें से क्या चीज बेटर रहती है। तो पहले बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में आर्टिकल को समझना शुरू करते हैं। देखो जी, आर्टिकल सबसे पहले क्या कहता है, एक सेकेंड, ये मेरा पेन कहां चला गया, हाँ, आर्टिकल सबसे पहले कहता है कि जी गोल्ड प्राइसेस बढ़ क्यों रहे हैं। देखो, उसके दो तीन अलग अलग कारण है। पहला कारण तो यह है कि जो दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, जिसके अंदर मेजरली आप चाइना को पकड़ सकते हो, ये देश जैसे चाइना, फ्रांस, जर्मनी, काफी सारे देश हैं, ठीक है, जिसके अंदर मेजर जो प्लेयर है वो चाइना है। चाइना क्या चाहता है? चाइना इस टाइम पे ये कर रहा है, देखो, हर देश अपने पास विदेशी मुद्रा भंडार रखता है, जिसे हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बोलते हैं। इंडिया भी रखता है। इंडिया का जो विदेशी मुद्रा भंडार है लगभग 700 बिलियन यूएस डॉलर्स के पास है, जिसमें वो अलग अलग करेंसीज मेंटेन करके रखता है। हम यूएस डॉलर भी रखते हैं, जापानीज येन भी रखते हैं, यूरो भी रखते हैं, अलग अलग करेंसीज को रखते हैं। ऐसे ही चाइना भी अपने पास मेंटेन करता है। लेकिन चाइना क्या चाहता है? चाइना ये चाहता है कि जी अब डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत हो गई। अब चाइना धीरे धीरे क्या कर रहा है, जो अपना विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें से जो डॉलर का पार्ट है वो लगातार इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर को बेच रहा है। डॉलर को तो बेच रहा है, उसके बदले में लगातार गोल्ड को खरीद रहा है, जिस वजह से गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, कोई चीज लगातार बिक रही है तो उसकी मार्केट में शॉर्टेज हो रही है। अगर शॉर्टेज हो रही है तो उसकी डिमांड एक तरह से इंक्रीज हो रही है। दूसरी चीज, यूएस डॉलर के ऊपर लगातार चाइना एक तरह से जिसको बोलते हैं ना प्रहार कर रहा है। ठीक है, क्यों कर रहा है? क्योंकि जब डॉलर लगातार मार्केट में वो बेच रहा है तो उससे डॉलर कमजोर होता जा रहा है। भाई, गोल्ड के प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं लेकिन यूएस डॉलर लगातार कमजोर हो रहा है। और जब यूएस डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में कमजोर होता है तो इसका भी डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है कि जी गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं। ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो पहला और मेन कारण आप समझ गए कि चाइना का पूरा एंगल है। अब ये चाइना की गेम भी हो सकती है या फिर चाइना की लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी हो सकती है। अगर तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप यही दुआ करना कि चाइना कंटिन्यूअसली गोल्ड खरीदता रहे। अगर वो कंटिन्यूअसली गोल्ड खरीदता रहेगा तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर चाइना का गेम प्लान हुआ कि एक बार के लिए खरीदो, गोल्ड के प्राइसेस को ऊपर जाने दो, फिर उसके बाद सडन गोल्ड बेचेंगे, अपना प्रॉफिट निकालेंगे, तो वहां पे फिर हम लोग फंस भी सकते हैं। तो हर एक एंगल में आपको समझाता चला जा रहा हूं। तो पहला मेन कारण हम समझ गए। दूसरा कारण है जी जियोपॉलिटिकल टेंशन, कि मान लो अभी रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उधर से यूएस भी कहीं ना कहीं ईरान वाले एंगल में इन्वॉल्व होता रहता है, इजराइल, गाजा, ये सारे के सारे इश्यूज चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है कि दुनिया भर में वॉर जैसी सिचुएशन होती है, तो हर देश या हर इन्वेस्टर, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, वो एक कहीं ना कहीं
ऐसी इन्वेस्टमेंट को ढूंढते हैं जहां उनका पैसा ना मरे, वो मार्केट्स की तरफ नहीं देखते। क्योंकि अभी मैंने आपको थोड़े दिन पहले एक आर्टिकल समझाया था जिसमें मैंने बताया था कि पिछले एक साल में सेंसेक्स के 0% रिटर्न है। क्योंकि आज से एक साल पहले जाओगे तब भी सेंसेक्स इसी पॉइंट्स के आसपास झूल रहा था, एक साल हो गया अब भी सेंसेक्स वहीं पे ही झूल रहा है। तो अगर किसी ने एक साल पहले इन्वेस्ट किया होता किसी इंडेक्स फंड में तो उसको एक साल के बाद 0% रिटर्न मिला है। तो ऐसे में जब जियोपॉलिटिकल टेंशंस होती हैं तो मार्केट्स अच्छा परफॉर्म नहीं करती। तो चाहे हर कोई इन्वेस्टर हो, सरकारें हो, हर कोई एक ऐसी इन्वेस्टमेंट को देखती है जो एकदम सेफ हो। इस वजह से भी जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, इस वजह से भी हर कोई गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है और यही मेन कारण है कि जी गोल्ड के जो प्राइसेस हैं वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि जी वीक यूएस डॉलर। अब मैंने आपको भी समझाया कि चाइना लगातार डॉलर्स को सेल कर रहा है, इस वजह से जो यूएस डॉलर है वो लगातार कमजोर होता जा रहा है। दूसरा मेन कारण है कि जो अलग अलग देश हैं जैसे चाइना, इंडिया या दुनिया भर के जो भी मेजर इकोनॉमीज है वो यूएस डॉलर को तो बेच रही हैं, अपना जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें से यूएस डॉलर को तो बेच रही है, लेकिन उस विदेशी मुद्रा भंडार के अंदर दूसरी करेंसीज को परचेज कर रही है। जैसे यूरो का परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ा दिया, जापानीज येन का परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ा दिया, चाइनीज युआन का परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो इस वजह से इंटरनेशनल मार्केट में यूएस डॉलर लगातार कमजोर होता जा रहा है। अब एक सवाल आता है कि अगर यूएस डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में लगातार कमजोर हो रहा है तो इससे गोल्ड के प्राइसेस कैसे बढ़ रहे हैं? अब इसको समझते हैं। देखो ये पूरा का पूरा एक चार्ट है जिसको बोलते हैं यूएस डॉलर इंडेक्स, जिसको हम DXY बोलते हैं, ठीक है जी। ये यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ को बताता है। इस चार्ट को देखो, ये चार्ट लगातार पिछले एक साल का चार्ट है, लगातार यूएस डॉलर कमजोर होता जा रहा है। अच्छा, यूएस डॉलर, सवाल यह आता है कि हम बार बार जब USD to INR चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि इंडियन रुपीज लुढ़कता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है, ऑलमोस्ट 90 रुपए के आसपास पहुंचने वाला है, 88 पॉइंट समथिंग हो रखा है। लेकिन आप कह रहे हो कि ये यूएस डॉलर कमजोर होता जा रहा है। देखो, आप इंडियन रुपीज के कंटेक्स्ट में मत देखो, इंडियन रुपीज को छोड़ दो। जो यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ या वीकनेस है ये 6 मेजर करेंसीज के कंटेक्स्ट में काउंट होती है, ठीक है। यूरो, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड, कैनेडियन डॉलर, ये स्वीडिश क्रोना और ये स्विस फ्रैंक। ये 6 करेंसीज के कंटेक्स्ट में हम यूएस डॉलर को देखते हैं कि जी अंतरराष्ट्रीय मार्केट में डॉलर कमजोर है या मजबूत है। तो फिलहाल जो यूएस डॉलर है लगातार कमजोर होता जा रहा है, वो मैंने आपको अलग अलग एंगल्स बता दिए। अच्छा, अब समझो कि यूएस डॉलर जब कमजोर होता है तो गोल्ड के प्राइसेस क्यों बढ़ते हैं? देखो एक चीज समझो, एक एग्जांपल लो। मान लो आज एक यूएस डॉलर की जो वैल्यू है मान के चलो 1 यूरो के बराबर है, ठीक है जी। यूएस डॉलर चाहे मजबूत हो चाहे कमजोर हो, है तो इंटरनेशनल करेंसी, ठीक है जी। अब मान के चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि 10 ग्राम सोना खरीदना है और 10 ग्राम सोने का जो प्राइस है वो $100 के बराबर है, ठीक है जी। और हम मान के चल रहे थे कि $1 1 यूरो के बराबर है। तो यूरोप में भी अगर किसी को सोना खरीदना है तो उसको 100 यूरो ही देने थे जी, ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। अब मान के चलो डॉलर हो गया कमजोर, बहुत लेमन लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं ताकि आपको समझ आए। डॉलर हो गया कमजोर, अब मैं मान के चल रहा हूं कि जी 1 यूरो की जो वैल्यू है उसमें $2 आ जाते हैं, ठीक है जी। अब वही यूरोप में बैठे बंदे को 10 ग्राम सोना खरीदना है तो पहले उसको 100 यूरो देने पड़ रहे थे, अब 1 यूरो की वैल्यू $2 के बराबर है। यानी अब मैं ये कह सकता हूं अगर उसको $100 का सोना खरीदना है, भाई इंटरनेशनल मार्केट में अगर वो 10 ग्राम सोना खरीदने जाएगा तो उसकी वैल्यू तो $100 के बराबर ही है। अब वो 10 ग्राम सोना खरीदना चाहता है तो वो सोना अब वो 50 यूरो में ही खरीद लेगा। क्यों? क्योंकि यूरो स्ट्रॉन्ग हो गया, डॉलर कमजोर हो गया। अब यूरोप में वही सोना सस्ता मिलने लगेगा। अब अगर कोई चीज सस्ती मिलने लगे और जियोपॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है दुनिया भर के अंदर, हर कोई सेफ इन्वेस्टमेंट को ढूंढ रहा है, तो हर कोई ये कहेगा भाई एफडी छोड़ो, बॉन्ड्स खरीदने छोड़ो, मार्केट परफॉर्म कर नहीं रही, सोना सस्ता हो गया तो एक काम करते हैं, बेस्ट यही चीज है, हम सोना ही खरीदते हैं। यही सेम चीज बनी हुई है। आप समझो जियोपॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है, मार्केट्स परफॉर्म नहीं कर रहे, हमारे देश में भी सेंसेक्स परफॉर्म नहीं कर रहा, इंटरनेशनल मार्केट्स भी रिटर्न्स नहीं दे रहे, जियोपॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है। दूसरी बात, जो डॉलर है वो इंटरनेशनल मार्केट में कमजोर हो गया, तो जो दूसरी करेंसीज हैं, आप समझो यूरोप की यूरो मजबूत हो गई, येन मजबूत हो गया, ब्रिटिश पाउंड मजबूत हो गया, तो इन देशों के अंदर सोने की कीमत गिर गई। हमारे देश में महंगी हुई ना, इन देशों में तो गिर गई। अगर इन देशों में कीमत गिर गई तो ये लोग ज्यादा सोना खरीदने लगे, समझ रहे हो।
पहला एंगल तो चाइना खरीद रहा है लगातार, दूसरा एंगल डॉलर कमजोर हो रहा है। डॉलर कमजोर हो रहा है तो ये यूरोप के अंदर जितने भी ये देश हैं, ठीक है, इनके अंदर लोग ज्यादा सोना खरीदने लग गए, तो डबल मार हो गई। तीसरी मार, इंडिया में सबसे ज्यादा सोना क्यों तेजी से बढ़ा है? एक तो समझ गए चाइना खरीद रहा है, दूसरा ये देश खरीद रहे हैं, इन देशों के लोग खरीद रहे हैं। तीसरी बात भाई, इंटरनेशनल मार्केट में तो डॉलर कमजोर हो रहा है, लेकिन भारतीय रुपए से जब हम देखते हैं, क्योंकि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो हमारा तो हमेशा करंट अकाउंट डेफिसिट बना रहता है, समझ गए बात को। तो हमारे देश से जब हम कंपेयर करते हैं डॉलर को, तो हमारी करेंसी तो डॉलर की कंपैरेटिवली कम ही होती जा रही है, गिरती ही जा रही है। भले ही इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर कमजोर हो रहा है, लेकिन भारतीय रुपया तो और भी ज्यादा कमजोर हो रहा है। तो वही चीज समझो, अगर हमें 10 ग्राम सोना खरीदना था तो वो $100 का मिलता है, इंटरनेशनल मार्केट में $100 का मिलता है। मान लो पहले $1 की वैल्यू ₹80 के बराबर थी, तो मेरे को वो सोना खरीदने के लिए 8,000 रुपए देने पड़ते थे। अब वही करेंसी ₹90 तक पहुंच गई, तो अब मेरे को सोना खरीदने के लिए 9,000 रुपए देने पड़ते हैं। समझ गए मेरी बात को? तो मेन इंडिया के कंटेक्स्ट में तो गोल्ड इसीलिए और एक्सपेंसिव होता जा रहा है, क्योंकि हमारी करेंसी तो डॉलर की तुलना में और लुढ़कती जा रही है। यानी एक तो गोल्ड प्राइसेस बढ़ रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, दूसरा मेरा भारतीय रुपया भी डॉलर के कंपैरेटिवली लुढ़कता जा रहा है। तो इंडिया में तो आप समझो कि किसी ने अगर आज से 2-3 महीने या 6 महीने पहले भी गोल्ड में इन्वेस्ट किया, 1 साल पहले भी किया होता, तो उसकी तो एकदम सडन उसको एप्रिसिएशन मिला है। समझ गए? ये सारे के सारे अभी तक मेन एंगल्स थे। अब इस पूरी गेम में एक और एंगल भी आता है, वो एंगल है यूएस इकोनॉमी का। अब देखो, यूएस की जो इकोनॉमी है, अभी यूएस के अंदर रिसेशन चल रहा है, मंदी चल रही है, वहां की इकोनॉमी अच्छे से बूस्ट नहीं कर रही। और मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि जब इकोनॉमी को बूस्ट करना होता है तो हम हमेशा इंटरेस्ट रेट्स को घटा देते हैं। भाई हमारे देश में भी तो आरबीआई रेपो रेट को जब घटाता है तो उससे लोन सस्ते हो जाते हैं, लोन सस्ते होते हैं तो ज्यादा लोग लोन लेते हैं। सेम चीज यूएसए का फेडरल रिजर्व कर रहा है। अभी वहां पे 4% के आसपास इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं, लेकिन अनुमान यह है कि ये लुढ़क लुढ़क के दिसंबर 2025 तक या जनवरी 2026 तक, देखो जैसा आर्टिकल में लिखा है वैसा ही मैं आपको बता रहा हूं। मैं एक्सपर्ट नहीं हूं कि मैं आपको अपनी तरफ से कोई सजेशन दूं। आप इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल खुद भी साइड बाय साइड पढ़ सकते हो, बस मैं उसे आपको लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूं। अच्छा जी, आर्टिकल कह रहा है कि दिसंबर 2025 तक या फिर जनवरी 2026 तक ये जो इंटरेस्ट रेट्स हैं गिर के 3.25% पे यूएसए का फेडरल रिजर्व ले जाएगा। अब जब इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं तो लोन तो सस्ते मिलते हैं, नो डाउट कि ज्यादा लोग लोन लेंगे तो मार्केट में ज्यादा पैसा आएगा, मार्केट में ज्यादा पैसा आएगा तो लोग ज्यादा खर्च करेंगे, ज्यादा खर्च करेंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी तो देश की जीडीपी बढ़ती है। लेकिन उसका जो दूसरा एंगल है, लोन तो सस्ते हो गए, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इन्वेस्टर होते हैं, जो बैंक में पैसा डालते हैं, सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखते हैं, एफडी में पैसा रखते हैं, उनकी भी तो ब्याज दरें गिर जाती हैं, एफडी में भी अच्छा रिटर्न नहीं मिलता। दूसरी चीज, जो सरकार बॉन्ड इशू करती है उनकी भी ब्याज दरें गिर जाती है। जब आप इंटरेस्ट रेट्स घटाते हो तो ये सारा भी अफेक्ट आता है। अब हम तो गोल्ड के कंटेक्स्ट में सारी की सारी थ्योरी को समझ रहे हैं। तो जब अगर तो ये यूएसए का फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स को गिरा देगा, अगर ये इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं तो इससे एफडी पे ब्याज कम हो जाएगा, फिर गोल्ड बॉन्ड कह रहा हूं, जो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है उसकी ब्याज दरें कम हो जाएंगी। तो जब ऐसा होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कहेंगे, एफडी पे तो कोई इंटरेस्ट मिल नहीं रहा, ना ही बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो एक काम करते हैं, बेस्ट है कि गोल्ड के अंदर ही इन्वेस्ट करते हैं। भाई इंटरनेशनल कोमोडिटी है, आसानी से इन्वेस्ट करेंगे, पैसा बढ़ेगा, मेरी इन्फ्लेशन को बीट कर देगा, सारी चीजें ठीक चलेंगी। तो अगर इंटरेस्ट रेट्स गिरेंगे तो लोग एफडी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लोग सीधा गोल्ड के अंदर ही इन्वेस्ट करेंगे। तो यही मेन कारण कहा जा रहा है कि अगर कल को यूएसए का फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स को गिर देता है, ठीक है जी, तब भी गोल्ड के प्राइसेस इंटरनेशनली बढ़ने शुरू होंगे। अच्छा, इसका एक और इंपैक्ट क्या पड़ेगा कि अगर मान लो यूएसए का फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स को गिरता है तो यूएस गवर्नमेंट के जो बॉन्ड इशू होते हैं उसकी भी ब्याज दरें गिर जाएंगी। और अगर यूएस गवर्नमेंट की ब्याज दरें गिर गई बॉन्ड्स की, तो जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है, मान लो कोई इंडिया का बंदा है जिसने यूएस में इन्वेस्ट कर रखा है, जापान का बंदा है, चाइना का बंदा है, ये कहेगा यार छोड़ यूएसए को, यार कुछ रिटर्न्स तो मिल नहीं रहे हैं, एक काम करते हैं पैसे को वापस इंडिया में लेके आते हैं। तो जो पैसा उसने डॉलर की फॉर्म में वहां इन्वेस्ट किया था, वहीं डॉलर को बेचेगा, करेंसी को इंडियन रुपीज में चेंज करेगा और अपने देश में वापस ले आएगा। तो लगातार डॉलर बिकता रहेगा यूएसए के अंदर। जब लगातार डॉलर बिकेगा तो डॉलर और कमजोर होने लगेगा, और फिर वही सर्कल, जब डॉलर कमजोर होएगा तो दूसरी करेंसी स्ट्रांग होएंगी, दूसरी करेंसी स्ट्रांग होएंगी तो उनके देश में गोल्ड खरीदना आसान हो जाएगा।
समझ के बात को? तो सब कुछ गोल 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 है। तसल्ली से अगर आप दोबारा इस वीडियो को देखोगे ना, तो बहुत लेमन लैंग्वेज में मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको सब कुछ समझा दूं, ठीक है? अगर आपको अभी तक सेशन इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब इसके बाद आर्टिकल में आगे बढ़ते हैं, और आर्टिकल में ये कह रहा है कि भविष्य में अब क्या स्कोप है कि गोल्ड के प्राइजेस गिर सकते हैं। अब ये सारे के सारे वो एंगल्स बता रहे हैं। देखो, पहला तो वही एंगल बता रहे हैं कि गोल्ड के प्राइजेस कब गिर सकते हैं। पहला तो एंगल यही बता रहा है कि अगर कल को यूएसए का फेडरल रिजर्व ये कहता है कि हम ब्याज दरों को नहीं घटाते, हम एक काम करते हैं, ब्याज दरों को या तो सेम रखते हैं या ब्याज दरों को दोबारा बढ़ा दे। समझ के बात को? ये एंगल हो सकता है। अगर ब्याज दरें बढ़ गई, वैसे तो इसका चांस ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि आप समझो कि यूएस के अंदर अभी मंदी चल रही है, और जब मंदी चलती है तो इंटरेस्ट रेट्स गिरते ही हैं। लेकिन ये एंगल लेके चल रहा है कि अगर यूएसए का फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देता है तो उससे क्या होगा? लोन महंगे हो जाएंगे। लोन महंगे हो जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ एफडी के ऊपर ब्याज दरें, यूएसए के जो बॉन्ड्स हैं उसकी ब्याज दरें वो बढ़ने लगेंगी। अगर ब्याज दरें बढ़ेंगी तो लोग ये कहेंगे कि ठीक है ना यार, क्यों गोल्ड खरीदना, यहां पे भी तो अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल रहा है और रेगुलर इनकम भी आती रहती है। तो फिर गोल्ड कम लोग खरीदेंगे और फिर गोल्ड के प्राइसेस गिर सकते हैं। तो आप हर एक एंगल लेके चलो। अभी आप जब भी इन्वेस्ट करो तो आपको या तो अपने दिमाग से इन्वेस्ट करना है या किसी एक्सपर्ट की सलाह से इन्वेस्ट करना है। यहां पे हम सिर्फ एक डिस्कशन कर रहे हैं, कोई सलाह नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना। जब भी इन्वेस्ट करो खुद से करो या एक्सपर्ट की सलाह से करो, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज, दूसरा ये एंगल बता रहे हैं कि अगर ग्लोबल इकोनॉमी, दुनिया भर की जो इकोनॉमी है वो सही ट्रैक पे आ जाए, कि जी जियोपॉलिटिकल टेंशन खत्म हो जाए, जैसे अभी गाजा वाला मैटर चल रहा है, अगर उस पर सुलह हो जाए, ईरान शांत हो जाए, इजराइल शांत हो जाए, यूएसए का इंटरफेरेंस खत्म हो जाए। अच्छा, अब जैसे टैरिफ वेरिफ चल रहा है इंडिया के ऊपर, ये चीजें सॉर्ट आउट हो जाए, रशिया यूक्रेन का जो एंगल है वो खत्म हो जाए, यानी ग्लोबल इकोनॉमी ट्रैक पे आ जाए, हर किसी देश की स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करने लगे। यूएसए की मार्केट में इन्वेस्ट करो, अच्छा रिटर्न मिल रहा है, इंडिया की मार्केट में इन्वेस्ट करो, अच्छा रिटर्न मिल रहा है। अगर यही दिन दोबारा आ जाए तो फिर दोबारा गोल्ड के प्राइसेस गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर हर कोई यही कहेगा ना कि छोड़ो गोल्ड को यार, गोल्ड कोई रेगुलर रिटर्न थोड़ी देता है। गोल्ड क्या है? आज आपने 1 लाख का सोना लिया, खरीद के रख दिया, कुछ दे रहा है क्या वो आपको? बस इसी उम्मीद में बैठे रहोगे कल को प्राइस बढ़ेगा तो उसको बेचूंगा। वही मार्केट में जब हम इन्वेस्ट करते हैं, वही 1 लाख रुपया आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको रेगुलर रिटर्न्स दिखते रहते हैं ना कि हाँ जी मेरा पैसा बढ़ रहा है। या मान लो कोई एफडी में इन्वेस्ट करता है या सेविंग्स अकाउंट में भी पैसा रखता है, तो हर महीने कुछ ना कुछ इनकम आती रहती है, हर 3 महीने में ब्याज आता रहता है। तो हर कोई गोल्ड की तरफ कब आता है? जब जियोपॉलिटिकल टेंशन हो, अनसर्टेनिटी हो, तब गोल्ड की तरफ आता है। जब सब चीजें ठीक होती है ना, तब कोई गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करता, हर कोई मार्केट में इन्वेस्ट करता है कि जी आज खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, सब चीजें ठीक है। तो ये भी एक एंगल है कि गोल्ड प्राइसेस गिर सकते हैं अगर मार्केट्स ठीक होने लग जाए। तो ये सारे के सारे एंगल्स हमने देखे। अब हम देखते हैं कि अगर किसी को गोल्ड में इन्वेस्ट करना ही है तो वो किस किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखो, पहला तो हो गया जी फिजिकल गोल्ड, कि आप तनिष्क वनिष्क पे जाओ, मालाबार पे जाओ, गोल्ड खरीदो, खरीद के एक टुकड़ा गोल्ड का घर पे ले आओ। अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस से देखो तो सबसे बेवकूफ़ी वाला काम है। क्यों? क्योंकि मान लो अगर आप कोई एक हीरे का नेकलेस लेते हो, राइट, ठीक है, अगर तो शौक है भी, आप अपनी वाइफ को दे रहे हो, अपनी मदर को दे रहे हो, किसी को भी दे रहे हो, किसी भी लेडी को घर में फैमिली में माँ बहन को लेकर के दे रहे हो, अगर तो उन्हें शौक है कि हाँ जी डालना है, डेली डालेंगे या जब भी ओकेजनली डालेंगे, अच्छा लगेगा, तो ये ठीक है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो गई और वो अपना शौक भी पूरा कर रहे हैं। अगर तो ये मोटिव है तब गुड है, ठीक है जी, आप फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हो। लेकिन अगर आप इस इंटेंशन से खरीद रहे हो कि जी दिवाली आने वाली है, कुछ ना कुछ खरीदते रहना चाहिए, लाइक मेरी मदर बोलती है कि कुछ ना कुछ खरीदते रहना चाहिए, कि धीरे धीरे कोई चीज बनती रहती है, तो ये एक बहुत फुलिश डिसीजन है। क्यों? क्योंकि यार इन्वेस्टमेंट करनी है अगर मेरे को, तो मैं फिजिकल गोल्ड क्यों लाऊंगा? अगर मैं 1 लाख रुपए का फिजिकल गोल्ड खरीदता हूं तो उसके ऊपर 3% तो जीएसटी लगता है, उसके ऊपर पकड़ो आज की डेट में लूट मचा रखी है, 25% मेकिंग चार्ज ले लेते हैं। यानी 1 लाख रुपए का सोने का टुकड़ा मैं पहले ही मार्केट में 1,30,000 रुपए का खरीद के ला रहा हूं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? फिर कब इसकी वैल्यू 1.5 लाख होएगी तो मैं कहूंगा कि मैंने 20,000 का प्रॉफिट कमाया है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो फिजिकल गोल्ड पहनना है, शौक है, कड़ा डालना है, अंगूठियां डालनी है, फाइन है जी, लो अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, शौक भी पूरे हो रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के पर्पज से फिजिकल गोल्ड खरीद रहे हो तो ये चीज फिर इसको इलाज कराओ, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आता है कि जी डिजिटल गोल्ड का। डिजिटल गोल्ड क्या है? जैसे आपकी फोन पे एप्लीकेशन, गूगल पे एप्लीकेशन, फलाना फलूना, पेटीएम वेटीएम, इसके ऊपर डिजिटल गोल्ड मिलता है, ठीक है जी। ये क्या होता है कि
दो कंपनीज हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, एमएमटीसी या ऐसे कुछ दो बड़ी सी कंपनीज है, वो जॉइंट वेंचर है, एक इंडिया की कंपनी है, एक शायद स्विट्जरलैंड की कंपनी है। आप नाम चेक कर लेना, एक का नाम तो शायद एमएमटीसी है, मैं भूल गया यार नाम, ठीक है। तो ये दो कंपनीज इंडिया में मेजर कंपनीज हैं। ये आपने मान लो 1 लाख रुपए का डिजिटल गोल्ड खरीदा तो मेकिंग चार्जेस 0% हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम कोई गहना खरीद के तो लाए नहीं, तो मेकिंग 0 है। लेकिन हाँ 3% जीएसटी लगता है उसके ऊपर, समझ के बात को। अच्छा, फिर गोल्ड हम जो खरीद रहे हैं भाई, एक तरह से हम नहीं खरीदते, हमारे बिहाफ पे, जैसे मान लो मैंने गूगल पे से डिजिटल गोल्ड खरीदा, तो हमारे बिहाफ पे हमारी कंपनी ने हमारे लिए गोल्ड खरीदा, उसे अपने वोल्ट में रख लिया। तो ये एंगल होता है। मेकिंग चार्ज कुछ नहीं लगता, लेकिन 3% जीएसटी लगती है, तो कभी भी हम उसको जो है बेच सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन हो गया डिजिटल गोल्ड का। अच्छा, तीसरा ऑप्शन हो गया गोल्ड ईटीएफ का। ये एक तरह से जैसे इंडेक्स फंड होते हैं ना, वैसे ही गोल्ड ईटीएफ है। इसके अंदर भी हमारे बिहाफ पे ही क्या बोलते हैं, फिजिकल गोल्ड खरीदा जाता है। अच्छा, दूसरी बात, ये ऑलमोस्ट डिजिटल गोल्ड के जैसा ही है, लेकिन डिजिटल गोल्ड में स्ट्रेट अवे 3% जीएसटी लगता है। गोल्ड ईटीएफ में लिखा नहीं जाता 3% जीएसटी, लेकिन अगर आप बहुत गहराई से इसके ऊपर रिसर्च करोगे तो बात तो वही है ना कि इसके अंदर भी तो हमारे बिहाफ पे जो हमारी जो एएमसी है वो हमारे बिहाफ पे गोल्ड खरीद रही है। तो कहने का मतलब बस इसकी जो 3% जीएसटी है ना, वो इसके एनएवी नेट एसेट वैल्यू के अंदर एडजस्ट हो जाती है। बट हाँ, फिर भी आप ये पकड़ो कि डिजिटल गोल्ड से बेटर है गोल्ड ईटीएफ। क्यों? क्योंकि ये सेबी से रेगुलेटेड है, ठीक है। इसके अंदर अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो सेबी से रेगुलेटेड है। ये जो डिजिटल गोल्ड होता है ना, ये फोन पे गूगल पे वाला, ये अनरेगुलेटेड होता है। इसके अंदर अगर कुछ दिक्कत आ जाए तो इसका कोई माई बाप नहीं होता, ठीक है जी। तो हम गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करें तो वो सबसे अच्छी चीज है। अच्छा, फिर उसके बाद जो सॉवरेन गोल्ड, अच्छा फिर ये गोल्ड म्यूचुअल फंड सेम वही चीज होती है। गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट इसलिए अच्छी होती है क्योंकि ना इसके अंदर जो कॉस्ट होती है फंड की वो बिल्कुल ना के बराबर होती है, 0.001%। गोल्ड म्यूचुअल फंड के अंदर फिर वही आपकी फंड मैनेजर की जो कॉस्टिंग है वो आ जाती है 0.5% के आसपास। है वही चीज, बस इसमें आपका फंड मैनेजर थोड़ा दिमाग लगाता है कि कुछ पैसा गोल्ड ईटीएफ में डाल दिया, कुछ पैसा कोई इक्विटी में डाल दिया, थोड़ा बाइफर्केशन कर देता है। बट इसका कोई सेंस नहीं है क्योंकि हम स्ट्रेट अवे गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो हमारे लिए गोल्ड ईटीएफ बेस्ट ऑप्शन है। गोल्ड ईटीएफ से भी सबसे अच्छा ऑप्शन वैसे तो सॉवरन गोल्ड बॉन्ड है, लेकिन ये कभी कभी आरबीआई इशू करता है। जैसे लास्ट फरवरी 2024 में इशू करे थे, अब उसके बाद न्यूज है कि इसको शायद डिसकंटिन्यू ही कर देंगे। ये कहता है, अच्छा अगर मान लो आपको थोड़ा सा देश के बारे में सोचना है तब भी सॉवरन गोल्ड बॉन्ड बेस्ट है। क्यों? क्योंकि जब हम गोल्ड ईटीएफ खरीदते हैं ना, तो कहीं ना कहीं देखो, इंडिया के अंदर जो गोल्ड है वो हम सारा ऑलमोस्ट इंपोर्ट ही करते हैं। 90% सोना इंपोर्ट ही करते हैं, हमारे देश में तो बनता नहीं। जब हम सोने को इंपोर्ट करते हैं तो बदले में हमें डॉलर देना पड़ता है, तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होता है उससे, समझ के बात को। अब चाहे मैं फिजिकल गोल्ड खरीद रहा हूं, तब तो ऑब्वियस ही बात है मैं खरीद के ही ला रहा हूं, तो मेरे बिहाफ पे जो मेरा सुनारा है वो बाहर से गोल्ड मंगाएगा, तो मेरे देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म होता है। अगर मैं गोल्ड ईटीएफ खरीद रहा हूं तो हालांकि मेरे को एक डॉक्यूमेंट मिल रहा है, ठीक है, कि हाँ जी मैंने इतना गोल्ड खरीदा, फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदा, लेकिन मेरे बिहाफ पे तो किसी ने खरीदा ना गोल्ड, तो देश के अंदर तो सोना आया, देश के अंदर सोना आया तो उसके लिए तो मेरे को डॉलर में पेमेंट करनी पड़ी। तो इसके लिए भी मैं कह सकता हूं कि मैं देश के साथ अच्छा नहीं कर रहा। सोवरन गोल्ड बॉन्ड क्या है, सरकार इसीलिए लेके आई थी कि हमें सोना कम से कम इंपोर्ट करना पड़े। इसमें सरकार कोई सोना इंपोर्ट नहीं करती। सरकार कहती है कि जो आपने मान लो 1 लाख रुपए सोवरन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट किए, सरकार कहती है कि कल को सोने का प्राइस बढ़ के 1.5 लाख हो गया तो आपके पैसे 1.5 लाख रुपए हम देंगे, साथ में हम 2.5% का ब्याज भी देंगे आपको सालाना। ये हर 6 महीने में आपको देती है सरकार, 2.5% का ब्याज भी देती है, साथ साथ जो सोने की वैल्यू बढ़ रही है वो भी आपको देती है। अच्छा, दूसरी बात, फिर सवाल आता है कि सोवरन गोल्ड बॉन्ड में क्या सरकार फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदती क्या? नहीं, सरकार कहती है कि इस पैसे से हम हाईवे बनाएंगे, अपने काम करेंगे, आपको जो रिटर्न देंगे वो सोने के प्राइस के बराबर देंगे, कि सोने में ग्रोथ आई तो आपको उतना रिटर्न। सरकार ये लाई ही इसलिए थी कि सरकार यही चाहती थी कि हम सोने को कम से कम इंपोर्ट करें, कम से कम इंपोर्ट करेंगे तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा, समझ के बात को। फिर इसको डिसकंटिन्यू क्यों कर दिया? क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा था, सरकार को प्रॉफिटेबल नहीं दिख रहा था, बल्कि ये लॉस में ही चला गया। तो अभी तो न्यूज़ है कि इसको डिसकंटिन्यू कर दिया, बाकी देखते हैं अगर नेक्स्ट आएगा। 8 साल का इन्वेस्टमेंट होता ही है, ठीक है, तो ये सारा का सारा रहता है। बट अभी के लिए सॉवरन गोल्ड बॉन्ड तो है नहीं, अगर आ जाए तो फिर ये बेस्ट है गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए, और अभी के लिए गोल्ड ईटीएफ ही बेस्ट है,
ठीक है, तो ये सारा का सारा सेशन था। अगर जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो मेरी आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि और लोगों को भी नॉलेज मिले। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।